हेलो बच्चों, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के सीरीज में फिर से आज एक नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के सीरीज में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव किया था। आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, आप लोग भी ऑब्जेक्टिव किए होंगे। अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें मेनली PYQs को इन्वॉल्व किया गया है, जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल आने की संभावना है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के सीरीज को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर जो आपका रिप्रोडक्शन का है फ्लावरिंग प्लांट में, उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। आप सब लोग मिलकर सॉल्व कीजिए। जहाँ जहाँ हम लोगों को इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे इसको। और एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो टॉपिक है वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए सबको पढ़ेंगे और सबको सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपसे कितना सॉल्व हो पाता है। इससे आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा, कितना मुझे प्रिपेयर हो चुका है और कितना और प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्म्ड इन न्यूरोस्पोरा। 8 एस्कोस्पोर्स न्यूरोस्पोरा में कैसे बनेंगे। अब ये डिवीजन का बात है कि न्यूरोस्पोरा में एस्कोस्पोर्स कैसे बनेंगे। अब न्यूरोस्पोरा में अगर डिवीजन की बात आप देखेंगे, अगर न्यूरोस्पोरा में मैं एक एस्कोस्पोर्स को ले लूँ और एक एस्कोस्पोर्स को लेकर काम करूँ, तो एक एस्कोस्पोर्स मैंने ले लिया। एक एस्कोस्पोर्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। आपको पता है कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन को कहते हैं, यानी यहाँ पर जो आपने सेल लिया होगा अगर वो डाइप्लॉइड होगा तो वो डिवीजन के बाद हैप्लॉइड बन जाएगा। हैप्लॉइड कितना सेल बनता है, कंप्लीट म्यूसिस के बाद आपको 4 सेल मिलते हैं, क्योंकि म्यूसिस 2 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें म्यूसिस 1 म्यूसिस 2 2 स्टेप हुआ करते हैं। तो दोनों स्टेप का म्यूसिस अगर पूरा हो जाएगा तो आपको 4 हैप्लॉइड सेल मिल जाएंगे। अब इन चारों हैप्लॉइड सेल में फिर से एक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। आपको पता है माइटोसिस में भी क्या होता है, एक सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस में तो कितने सेल बनाते हैं, 2 सेल बनाते हैं। यहाँ पर 4 सेल है, डिवाइड करेंगे तो कितने सेल बना देंगे, 8 सेल, यानी कि 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें कि 8 एस्कोस्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए कितना डिवीजन लगा, तो सर एक कंप्लीट मियोसिस लगा और एक कंप्लीट माइटोसिस लगा। ठीक, अब हम लोग ऑप्शन पे चल जाते हैं और ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या गिवन है हम लोगों को। ऑप्शन में गिवन है 3 माइटोसिस, नहीं, हमने देखा एक मियोसिस और एक माइटोसिस। सेकंड ऑप्शन इज 1 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस। यहाँ पर आपको लगता होगा कि सर यहाँ पर एक माइटोसिस एक मियोसिस दिया हुआ है, लेकिन आपने देखा कि पहले मियोसिस करना होता है तब माइटोसिस करना होता है। यहाँ पर क्या किया है, पहले माइटोसिस नोट कर दिया है और पहले बाद में मियोसिस किया है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड इज सेकंड 2 माइटोसिस, ये भी सही नहीं है। 2 माइटोसिस से 8 एस्कोस्पोर्स नहीं बनेंगे। लास्ट वन इज 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक मियोसिस, हमने पहले मियोसिस करा है फिर माइटोसिस करा है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका, एक मियोसिस है और एक माइटोसिस है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप याद करके रखेंगे। ऐसा ही डिवीजन आपने देखा होगा जब एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो रहा था एंजियोस्पर्म में, तब भी ऐसा ही डिवीजन है आपका, एक मियोसिस और एक माइटोसिस वाला। वहाँ भी आपके 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, तो 8 न्यूक्लियस के बनने का स्ट्रक्चर भी यही सेम डिवीजन के टाइप से हुआ करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया, मियोसिस 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। अब देखिए, आपको दो बातें समझनी है इंडोस्पर्म के लिए। आपको याद होगा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। इंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ था एंजियोस्पर्म वो कैसे हुआ था, तो दो आपके जो पोलर न्यूक्लियाई थे एम्ब्रायो सैक के सेल में, दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले फ्यूज कर गए थे। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई एन और एन यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे। ये दोनों फ्यूज करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी 2n का फॉर्मेशन करा था। और आफ्टर दैट एक मेल गैमिट इनसे क्या कर दिया था, फ्यूज कर गया था। मेल गैमिट फ्यूज किया था, मेल गैमिट आपका हैप्लॉइड होता है, तो मेल गैमिट आपका फ्यूज किया था और तब जाके ये बने थे 3n स्ट्रक्चर, जिसे आप ट्राइप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको ही नाम हम लोगों ने दिया था इंडोस्पर्म। लेकिन ये केस आपको देखने को मिला था कहाँ, एंजियोस्पर्म में। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन में पूछा है कि इंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल बताना है, किस में बताना है, जिम्नोस्पर्म में। हम जिम्नोस्पर्म के ऊपर उतना गौर नहीं करते हैं और तुरंत से टिक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंजियोस्पर्म 3n का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये काम आपका एंजियोस्पर्म के लिए है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में देखिए हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, लेकिन ये ट्राइप्लॉइड ऑप्शन यहाँ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए, आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए किसी लिए पूछा, जिम्नोस्पर्म के लिए पूछा। और जिम्नोस्पर्म में क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन हो जाते हैं, और जो होते हैं इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन वो फीमेल
मेगा स्पोर से होते हैं। और मेगा स्पोर कैसे होते हैं? तो सर मेगा स्पोर एन यानी कि हैप्लॉइड हुआ करते हैं। हैप्लॉइड वहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है। कहाँ पर? जिम्नोस्पर्म के केस में। लेकिन यही बात एंजियोस्पर्म के केस में पूछेगा तो आप बोलेंगे ट्राइप्लोइड। ठीक, अब यही डिफरेंस है हैप्लॉइड और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के इंडोस्पर्म में। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि जिम्नोस्पर्म में कैसा होगा, तो हैप्लॉइड हो जाएगा। डाइप्लोइड इंडोस्पर्म कहीं नहीं बनते हैं, ट्राइप्लोइड बनते हैं तो एंजियोस्पर्म में बनते हैं। तो इसीलिए आपको ये बात पहले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे इंडोस्पर्म का तो ध्यान देंगे, जिम्नोस्पर्म के लिए पूछा है कि एंजियोस्पर्म के लिए पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन। कह रहा है इसमें से स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं? जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई स्ट्रेस वाला काम हो रहा हो, यानी कोई उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो गई हो, तब जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जनरली पुकारते हैं। ठीक है, यहाँ पर इथिलीन, इथिलीन क्या है? स्ट्रेस हार्मोन नहीं। इथिलीन तो क्या करता है? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में, यानी फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड ये ग्रोथ में हेल्प करता है, इंडोल एसिटिक एसिड ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो है आपका, यह जो हार्मोन है आपका, ये जनरली कब निकलते हैं प्लांट में? तो ड्राउट के कंडीशन में। ड्राउट मतलब जब प्लांट में सुखार आ जाती है, प्लांट के इर्द गिर्द पानी की कमी हो जाती है, तो उस ड्राउट के कमी को पूरा करने के लिए जो हार्मोन रिलीज हुआ करते हैं प्लांट से, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो इसका मतलब वो कंडीशन कैसा? स्ट्रेस वाला कंडीशन है, इसीलिए एब्सिसिक एसिड यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये ड्राउट वाले कंडीशन में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है तब एब्सिसिक एसिड जनरली हार्मोन रिलीज हुआ करते हैं आपके प्लांट के केस में। तो एब्सिसिक एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेस हार्मोन। और ये तीनों जो हैं आपके ग्रोथ हार्मोन है, ये तीनों किसी न किसी प्रकार के ग्रोथ को करवाते थे, इसलिए इसका नाम यहाँ पर नहीं होगा। ये सब ग्रोथ में काम देते हैं, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव ऑब्टेन। कह रहा है क्लोव कहाँ से ऑब्टेन होता है? क्लोव को हम लोग हिंदी में लौंग कहते हैं। कह रहा है लौंग प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? तो लौंग आपके प्लांट के फ्लावर के बर्ड से ऑब्टेन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन फ्लावर भी है, एक ऑप्शन बर्ड भी है, लेकिन आप बर्ड को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्टेन होता है वो फ्लावर बर्ड, यानी फ्लावर जब बडिंग कंडीशन में रहता है उस फ्लावर के बर्ड को तोड़कर सुखा लिया जाता है और उस फ्लावर के बर्ड से आपको ऑब्टेन या आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? क्लोव मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। फ्रूट से नहीं मिलता, सीड से नहीं मिलता, फ्लावर से नहीं मिलता, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग ऑफ ए क्लोरोफिल। अगर आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद होगा तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक हेड होते हैं और एक टेल होते हैं। हेड वाले पार्ट में एक सेंटर पर रिंग हुआ करता है, जो रिंग को हम लोग नाम देते हैं पोरफायरिन। तो कह रहा है कि पोरफायरिन रिंग, क्लोरोफिल के पोरफायरिन रिंग के सेंटर में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं? तो पोरफायरिन रिंग के कॉर्नर पे आयरन प्रेजेंट रहते हैं और सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट रहते हैं, Mg प्रेजेंट रहते हैं। और इधर बाकी चारों कॉर्नर जो ये आपके कॉर्नर बने हुए हैं, इस कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट रहते हैं? तो आयरन पर, यहाँ 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 और यहाँ, ये चार कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट रहते हैं? आपके आयरन। और ये सेंटर में, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ द पोरफायरिन पे रिंग पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो आपका एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। और देखिए आपको गलती करवाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन में आयरन डाल दिया है, तो इसीलिए आप थोड़ा जब भी बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को तो ध्यान देते हुए बनाएंगे। तो आयरन ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आयरन कॉर्नर पे हुआ करता है, मैग्नीज तो होगा ही नहीं, कॉपर होगा ही नहीं, तो मैग्नीशियम आपका एक ऑप्शन बचता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पोमी कल्चर। पोमी कल्चर किसे हम लोग कहते हैं? तो सर फ्रूट के कल्टीवेशन को, यानी जब हम लोग फ्रूट को उगाते हैं, जैसे खेती करते हैं, तो खेती में अगर हम फल की खेती कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रूट कल्टीवेशन। फ्रूट कल्टीवेशन को ही हम लोग एक वर्ड में कहते हैं तो उसको कहते हैं पोमी कल्चर। अब देखिए यहाँ पर फ्रूट वाला ऑप्शन कौन सा है? सिल्क के को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है, फ्लावर को कहते हैं फ्लोरिकल्चर और फ्रूट को कहते हैं पोमी कल्चर। तो फ्रूट के लिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पोमी कल्चर। तो पोमी कल्चर कहते हैं फ्रूट कल्टीवेशन को, यानी फ्रूट के उगाने को। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्रूट कल्टीवेशन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेसोकार्प इन कोकोनट। कह रहा है कि मेसोकार्प का क्या नेचर होता है कोकोनट के केस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेसोकार्प इन कोकोनट। कोकोनट के केस में आपको मेसोकार्प का नेचर पूछ रहा है। अगर आप फ्रूट को देखेंगे तो फ्रूट में 3 बॉल हुआ करते हैं,
आउटर वन इज इपिकार्प, मिडिल वन इज मेसोकार्प एंड इनर वन इज इंडोकार्प। तो देखिए फ्रूट वॉल का जो है लेयर कितने होते हैं, फ्रूट वॉल का लेयर जो है कितने होते हैं, 3 लेयर होते हैं। आउटर होते हैं इपिकार्प, बीच में होते हैं मेसोकार्प और लास्ट में होते हैं, अंदर होते हैं इंडोकार्प। अब अगर आपको पूछा कोकोनट के केस में क्वेश्चन में, अगर कोकोनट में केस में देखेंगे तो हम लोग जो ईट करते हैं खाते हैं वो है इंडोकार्प। जो हार्ड पार्ट आपका हम लोग ईट करते हैं खाते हैं उसका नाम है इंडोकार्प। जो धागे की तरह रेशे की तरह जो हम लोग निकाल के फेंकते हैं वो है आपका मेसोकार्प। तो मेसोकार्प कैसे उसे कहते हैं, फाइबरस है। फाइबरस कहने का मतलब क्या है आपका, जो रेशे की तरह, इस चीज देखेंगे आप तो ये कैसा मिलेगा आपको, फाइबरस। फाइबरस कहने का मतलब रेशे की तरह मिलेगा, जिसको हम लोग नोच नोच के फेंकते रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं फाइबरस है वो। कौन सा पार्ट है, मेसोकार्प। और सबसे बाहर में जो आपको कवर दिखता है फ्रूट के ऊपर वो कौन सा है आपका, इपिकार्प है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेसोकार्प इन कोकोनट। मेसोकार्प मतलब मिडिल लेयर का, कैसा लेयर है कोकोनट के केस में, हार्ड तो अंदर वाला है। फाइबरस, यस फाइबरस जो है आपका क्या है, मेसोकार्प का नेचर है। फ्लेसी, इसमें कुछ फ्लेसी होते हैं, फोर्थ ऑप्शन तो आपका नन ऑफ दीज है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए मेसोकार्प का नेचर कैसा हो जाएगा आपका, फाइबरस हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोइशियम। अब एंड्रोइशियम के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो पहले बात जानिए एंड्रोइशियम है क्या। तो सर एंड्रोइशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोइशियम क्या है आपका, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट है। मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम कहते हैं। अब कह रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोइशियम के लिए, तो आपको पता है स्टामेन। स्टामेन भी मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। पॉलिन नहीं, पॉलिन सैक नहीं और स्टाइल नहीं, ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड्रोइशियम है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टामेन। स्टामेन को हम लोग मेल पार्ट कहते हैं। स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, यहाँ पर से पूछा एंड्रोइशियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोइशियम फॉर्मेशन के लिए, तो एंड्रोइशियम फॉर्मेशन के लिए आपका स्टामेन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ पेरियंथ। अब पेरियंथ का कौन सा पार्ट है। अब देखिए पेरियंथ होता क्या है आपका, कि आपके फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गैनेशियम। जिसमें जो कैलिक्स है, यानी जो बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आपका कैलिक्स, जो ग्रीन वाला लेयर है आपका कैलिक्स, जो कि ग्रीन कलर का आपको दिखता है कैलिक्स, जिसके यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और जो आपका कलरफुल पार्ट है फ्लावर में, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, कोरोला है, जिसका यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तो जो सेपल है और पेटल है, ये दोनों जब मिक्स कर जाते हैं या मिल जाते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरियंथ। जो आपके क्वेश्चन में पूछा कि इस दोनों को मिला के क्या बनता है, पेरियंथ बनता है। आपको पूछा क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें से पेरियंथ का पार्ट है, तो कौन सा पेरियंथ का पार्ट है, या तो सेपल होगा या तो पेटल होगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द पेरियंथ। पेरियंथ का पार्ट कौन सा है, तो पेटल है। अब देखिए यहाँ पर टेपल लिखा हुआ है, पेरियंथ के यूनिट को टेपल कहते हैं, पेरियंथ के यूनिट को। पेरियंथ का ये पार्ट नहीं, पेरियंथ जैसे कि आपने कैलिक्स को यूनिट को सेपल कहा है, कोरोला के यूनिट को पेटल का, इसी प्रकार से टेपल पेरियंथ के यूनिट है, लेकिन पेरियंथ बनाते कौन है, तो पेटल और सेपल मिलके। तो आपको पूछा कौन सा पार्ट है, थैलेमस आपका बेस ऑफ द फ्लावर है, स्टामेन आपका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पेटल हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर हायासिंथ इज पॉलिनेटेड। यानी वाटर हायासिंथ किसको हम लोग कहते हैं, इकॉर्निया क्रासिपस को कहते हैं, जो कि आपको देखते हैं आप फ्लावर प्लांट में, जो कि सॉरी वाटर में जो आप एक्वेटिक जो है आपके वीड्स हैं, इसको वीड कहते हैं। वीड क्यों है, क्योंकि इससे कोई फल फ्रूट नहीं मिलता है, ये बाकी प्लांट को ग्रो करने में दिक्कत देते हैं, तो वीड कहते हैं। ये वीड है आपका वाटर हायासिंथ, जो कि वाटर में उगते हैं। जनरली वाटर में उगते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसका पॉलिनेशन किससे हो रहा होगा, वाटर से हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वाटर से इसका पॉलिनेशन नहीं होता, वाटर से उस प्लांट के फ्लावर का पॉलिनेशन होता है जिस प्लांट के फ्लावर या तो वाटर के अंदर सबमर्ज हैं या वाटर के लेयर पर रहते हैं। जो वाटर के सरफेस से एबव रहते हैं उनका पॉलिनेशन भी इंसेक्ट या विंड के द्वारा ही होता है, यानी बोथ बी एंड सी यहाँ पर ऑप्शन आपके हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा, जैसे आप हिंदी में वाटर हायासिंथ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जलकुंभी। जलकुंभी के फूल को आपने देखा होगा, वो पानी के सरफेस से ऊपर रहता है, इसीलिए उसमें पानी से कोई पॉलिनेशन नहीं होता। उसमें पॉलिनेशन होता है या तो इंसेक्ट के द्वारा या तो विंड के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। कह रहा है मेल और फीमेल फ्लावर किस प्लांट में सेम प्लांट में पाए जाते हैं, और मेल फीमेल जिसमें सेम प्लांट में पाए जाते हैं उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। यानी ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल अगर एक ही प्लांट पर पाया जाए तो उसे हम कहते हैं मोनोइसियस प्लांट, और ऐसा प्लांट जिस पे मेल और फीमेल अलग अलग में पाए उसे हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर हमको मोनोइसियस प्लांट के लिए पूछा। तो ककम्बर यानी कि खीरे या खीरे की फैमिली में आने में जो भी प्लांट है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मोनोइसियस। मोनोइसियस कहने का मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर सेम प्लांट पर प्रेजेंट रहते हैं। बाकी कोकोनट, ब्रिंजल और टोमेटो में अलग अलग मेल और फीमेल होते हैं, यानी ये सब डायोसियस प्लांट है। डायोसियस कहने का मतलब जिस पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसको कहेंगे डायोसियस। और जिस पे सेम प्लांट पे मेल और फीमेल प्रेजेंट से क्या कहेंगे, मोनोइसियस। तो मोनोइसियस का आंसर है आपका ककम्बर है। बाकी कोकोनट, ब्रिंजल और टोमेटो जो है आपका वो कौन सा प्लांट है, डायोसियस प्लांट है। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लोरेला इज ए टाइप ऑफ। क्लोरेला क्या है आपका, तो क्लोरेला एक तरह का एल्गी है। कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी। क्लोरेला इज ए टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लोरेला एक तरह का ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी के क्लास को हम लोग क्लोरोफाइटा कहते हैं। तो ये क्लोरोफाइटा के ग्रुप का एल्गी है, इसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो आपका क्लोरेला क्या है, आपका ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है। हालांकि क्लोरेला इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, लेकिन क्लोरेला एक तरह का कौन सा जीव है ये पूछा, ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पूछा। यहाँ ये नहीं पूछा क्लोरेला किसका एग्जाम्पल है। अगर ये पूछता है क्लोरेला किसका एग्जाम्पल है तो आप ये भी सिंगल सेल प्रोटीन भी लगा सकते थे। ये एक सिंगल सेल हुआ करता है और प्रोटीन रिच्ड हुआ करता है, इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। बट यहाँ पर आपको पूछा है क्लोरेला किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो एल्गी है एक तरह का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे आप, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज व्हिच वन इज एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें से कौन सा एक्वेटिक वीड है, मतलब पानी में उगने वाले ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट को दिक्कत देते हैं ग्रो करने में और खुद ग्रो करते हैं बहुत फास्ट। तो इकॉर्निया, अभी पीछे जो वाटर हायासिन्थ का नाम आया था उसी का साइंटिफिक नाम है इकॉर्निया, और एक प्लांट हाइड्रीला, ये दोनों आपके वीड हैं। वीड कहने का मतलब ऐसे प्लांट जो कि अपने एग्रीकल्चर में उगने वाले ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देते या हमारे क्रॉप वाले प्लांट को दिक्कत देते हैं ग्रो करने में, और खुद ग्रो करते हैं, उनका सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग वीड कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं खरपतवार, जिसको हम लोग खेत से निकाल के फेंकते रहते हैं। यहाँ पर खेत के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पूछा एक्वेटिक यानी पानी में उगने वाले। तो पानी में उगने वाले हाइड्रीला और इकॉर्निया, यानी यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ। कह रहा है गाइनोसियम किससे बना है। तो पहले बात तो मुझे गाइनोसियम होता क्या है सर, तो गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोसियम है आपका वो कैसा पार्ट है, फीमेल फ्लावर का पार्ट है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। और फीमेल पार्ट फ्लावर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आपको पता है फीमेल पार्ट में 3 पार्ट आते हैं। अपर मोस्ट पार्ट जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाला पार्ट जिसे आप स्टाइल कहते हैं, और नीचे बल्ज पार्ट, बेसल पार्ट को ओवरी कहते हैं। यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ। ईस्ट किस मेथड से रिप्रोडक्शन किया करता है, तो ईस्ट करता है आपका बडिंग से। बडिंग आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी के ऊपर छोटे से आउट ग्रोथ निकलते हैं बॉडी के बाहर, जिसे हम बड कहते हैं। बड आफ्टर मैच्योरेशन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। बड क्या करते हैं, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ईस्ट भी सेम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किया करता है, जिसे हम बडिंग का नाम देते हैं। तो ये बडिंग हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन आपका स्पाइर वगैरह में होता है, पॉलिनेशन तो फ्लावरिंग प्लांट में होता है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ पर ईस्ट किससे रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग से, तो इसलिए आप इसमें लगाएंगे बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन कार्पल इज अटैच टुगेदर विद द गाइनोसियम इज कॉल्ड। जब कार्पल अटैच हो जाते हैं गाइनोसियम से तो क्या कहते हैं इसे। अगर देखिए यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन है, एपोकार्पस, देखिए यहाँ पर एक्सो लिखा गया नहीं, AP होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन लिखा उसमें AP होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन में AP कर देंगे, ठीक है। और सेकंड है सिनकार्पस, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेल का मतलब अगर किसी प्लांट में एक ही कार्पेल है तो कहते हैं मोनोकार्पेल। अगर किसी प्लांट में एक से अधिक है, मोर देन 1, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। मोर देन 1 को कहते हैं। अगर किसी प्लांट में कार्पेल का नंबर, संख्या 1 से ज़्यादा है तो कहेंगे मल्टी कार्पेलरी, 1 है तो कहेंगे मोनो कार्पेलरी। अगर
कार्पेल अटैच्ड है यानी फ्यूज्ड है उसे कहते हैं सिनकार्पस, और कार्पल अगर फ्री है उसे कहते हैं एपोकार्पस। अब यहाँ पर पूछा है क्या, कार्पस अगर अटैच हुआ करता है गाइनोसियम में एक साथ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब अटैच्ड गाइनोसियम या अटैच्ड कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहेंगे फ्यूज्ड। ये फ्यूज्ड होगा, तो फ्यूज मतलब आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं। और अगर फ्री होंगे तो फ्री वाले को कहेंगे एपोकार्पस। अगर कार्पेल फ्री हुआ करते हैं फ्लावर से कहते हैं एपोकार्पस, और अगर फ्यूज्ड होते हैं तो सिनकार्पस। यहाँ पर आपको फ्यूज्ड पूछा है यानी कि साथ में कौन अटैच्ड होते हैं, तो सिनकार्पस कंडीशन उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेपल सेल शो। टेपल का सेल कैसा डिवीजन शो करता है, टेप्टल सेल। टेप्टल सेल आपके न्यूट्रिटिव सेल हैं जो कि आपको दिखते हैं इनरमोस्ट लेयर में। टेप्टल सेल कैसे होते हैं, तो सर एक से ज़्यादा क्रोमोजोम वाले, यानी पेयर ऑफ क्रोमोजोम उनमें एक से अधिक होते हैं, यानी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीप्लॉइडी। और आप देखेंगे तो पॉलीप्लॉइडी एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक। और नेक्स्ट डिवाइड कैसे करते हैं, तो सर माइटोसिस के द्वारा। कैसा माइटोसिस, तो इंडोमाइटोसिस, यानी सेल के इनसाइड ही न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवाइड नहीं करता है। उस टाइप के डिवीजन को आप कहते हैं इंडोमाइटोसिस। यानी कि टेप्टल सेल क्या क्या डिवीजन शो करेगा, तो इंडोमाइटोसिस शो करेगा और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन शो करेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इंडोमाइटोसिस था यहाँ पर, लेकिन सिर्फ सेल डिवीजन लिखा हुआ था। मियोसिस सेल डिवीजन नहीं शो करता है, माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं शो करता है, यानी इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन शो करेगा और पॉलीप्लॉइडी से करेगा। तो एक ही कंडीशन आपका यहाँ पर सही बनना है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा टेप्टल सेल के लिए। टेप्टल सेल प्लूरल में लिखा हुआ, टेप्टम इसको हम लोग सिंगुलर में भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर। कह रहा है पिस्टिलेट टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं। अब देखिए दो टर्म है आपका, आपको हम बता देते हैं। एक है पिस्टिलेट, पिस्टिलेट आप याद कीजिए, पिस्टिल किसे कहते हैं, तो सर पिस्टिल कहते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ओनली फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट हुआ करता है, यानी मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं स्टामिनेट फ्लावर। यानी स्टामिनेट और पिस्टिलेट आपको दो वर्ड मिलेंगे। अगर पिस्टिलेट मिलेंगे तो आप फीमेल फ्लावर में लगाएंगे, पिस्टिल आप कहते हैं फीमेल को, और स्टामिन कहते हैं मेल पार्ट को, तो इसलिए स्टामिनेट फ्लावर में आप लगाएंगे मेल फ्लावर, ठीक है। तो दो वर्ड को याद रखेंगे, स्टामिनेट को और पिस्टिलेट को। पिस्टिलेट हम लोग कहेंगे फीमेल के लिए और स्टामिनेट कहेंगे मेल के लिए। अब यहाँ पर पूछा क्या कि पिस्टिलेट टर्म आप किसके लिए यूज करते हैं, तो पिस्टिलेट टर्म यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल होंगे, या तो मेल या तो फीमेल। अगर सिर्फ मेल होते तो इसके लिए स्टामिनेट, सिर्फ फीमेल है तो पिस्टिलेट। अब ये दोनों तो ये स्टामिनेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर एक ही बात लिखे हुए हैं। बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल दोनों। यहाँ पर सिर्फ पूछा पिस्टिलेट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच वन इज द हाइड्रोफाइटिक प्लांट। कौन सा इसमें से आपका हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। हाइड्रोफाइटिक कहने का मतलब है कि जो पानी में उगते हैं, ठीक है। तो पानी में उगते हैं, कौन सा आपका ट्रापा। ट्रापा एक प्लांट है जो कि आपका पानी में उगा करता है। बाकी ओपेंसिया, डाल्बर्जिया और एकासिया ये सब सारे लैंड पर उगने वाले प्लांट है। पानी में उगने वाले एक ही प्लांट है जिसका नाम है ट्रापा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। कह रहा है वॉल जो है पोलन ग्रेन का वो कितने लेयर का हुआ करता है, तो पोलन ग्रेन के दो लेयर जो है दो बने हुए थे, एक अंदर बने होते हैं और एक बाहर बने होते हैं। ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं, आप इन्हें पिक्चर में देखा होगा। ये जो टेढ़ा टेढ़ा हम बाहर की ओर बना रहे हैं इसे आप कहते हैं एक्साइन, और जो हमने वो अंदर की ओर बनाया उसे आप कहते हैं इंटाइन। यानी कि दो लेयर बने होते हैं आपके पोलन ग्रेन में, अंदर वाले कहलाते हैं इंटाइन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितने लेयर होते हैं पोलन ग्रेन के वॉल में, तो पोलन ग्रेन के वॉल में डबल लेयर, दो लेयर होते हैं, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया स्पेसीज। वेलिसनेरिया स्पेसीज के फ्लावर कैसे होते हैं, तो वेलिसनेरिया भी एक वाटर में उगने वाले प्लांट है। तो ये पूछा पॉलिनेशन के बारे में। देखिए फिलस लगा हुआ, फिलस वर्ड हम लोग लगाते हैं पॉलिनेशन के लिए, मतलब किस तरीके से इनका पॉलिनेशन हुआ करता है। तो लिखा हुआ है एनिमोफिलस मतलब विंड से होने वाले हैं, इंटेमोफिलस यानी इंसेक्ट से होने वाले, हाइड्रोफिलस यानी वाटर से होने वाले, जूफिलस यानी किसी एनिमल से होने वाला है। तो वेलिसनेरिया स्पेसीज में जो आपका पॉलिनेशन हुआ करता है वो किससे हुआ करता है, विंड से या एयर से हुआ करता है, तो इसे हम लोग कहेंगे एनिमोफिलस। अगर विंड से होता है तो उसे कहते हैं एनिमोफिलस,
अगर इंसेक्ट से होता है तो उसे हम कहते हैं एंटेमोफिलस। अगर वाटर से होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिलस। और अगर किसी एनिमल से होता है तो उसे कहते हैं जूफिलस। ये आपको वर्ड भी याद रखना है, कई बार आपको पूछा जाता है। यानी विंड पॉलिनेटर को कहते हैं एनिमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेस को एंटेमोफिली, वाटर को हाइड्रोफिली, एनिमल को जूफिली। यहाँ पर पूछा वेलिस्नेरिया के लिए, वेलिस्नेरिया में विंड से पॉलिनेशन होता है, इसलिए पहला ऑप्शन एनिमोफाइलस करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसको कहते हैं? तो ओपन फ्लावर। दो तरह के फ्लावर होते हैं, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस वर्ड क्या आता है? जब फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, मतलब फ्लावर में जल्दी से फ्लावर खुलते नहीं हैं, क्लोज्ड बंद फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस, तो क्लोज्ड फ्लावर। अगर यही फ्लावर ओपन हो जाते हैं, जल्दी से खुल जाते हैं, तो उसे कहते हैं चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस वर्ड यूज करते हैं ओपन फ्लावर के लिए। अगर कोई क्लोज्ड फ्लावर होता है तो उसमें कैसा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई फ्लावर खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसमें कैसा पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर पूछा क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा क्या होते हैं? तो सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद के फ्लावर में खुद से ही पॉलिनेशन होते हैं। उनके फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो खुद के मेल का पॉलन खुद के फीमेल को क्या करता है? फर्टिलाइज करवा देता है, इसलिए उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस वर्ड यूज, यही बात आपको चैस्मोगैमस के लिए पूछ लेता है तो कहते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर आप कहते हैं, क्योंकि वो क्या था? ओपन फ्लावर होता है, तो उसमें इंसेक्ट, एयर, विंड के माध्यम से आपका पॉलिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लिस्टोगैमस पूछा, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, कह रहे पॉलन ग्रेन क्या दिखाता है? तो सर पॉलन ग्रेन दिखाता है क्या? पॉलन ग्रेन के भीतर होते क्या? तो देखिए पॉलन ग्रेन ये है, मान के चलिए आपका अंदर का लेयर। पॉलन ग्रेन के भीतर दो सेल होते हैं, एक सेल को हम लोग कहते हैं बड़ा सेल होता है, एक सेल छोटे सेल होते हैं। बड़े वाले सेल को आप कहते हैं वेजिटेटिव सेल, नीचे वाले सेल को कहते हैं, छोटे वाले सेल को कहते हैं आप जेनरेटिव सेल। ठीक, यानी पॉलन ग्रेन के भीतर क्या है? तो सर जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। जिसमें जनरेटिव सेल को देखेंगे तो जनरेटिव सेल क्या है? तो जनरेटिव सेल एक्चुअली मेल गैमीट है, जिसको हम लोग मेल गैमीट कहते हैं, उसे ही आप जनरेटिव सेल भी कहते हैं। यानी पॉलन ग्रेन के भीतर दो तरह के सेल है, ये बाहर वाले पॉलन ग्रेन के, जिसको आप एग्जाइन कहते हैं। तो वेजिटेटिव यानी पॉलन ग्रेन के भीतर क्या रखा हुआ है सर? तो मेल गैमीट रखा हुआ है, और किसी भी गैमीट को रखने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। कैसा गैमीट रखा है? तो मेल गैमीट, तो इसलिए कहेंगे मेल गैमीटोफाइट। देखिए सेकंड ऑप्शन में भी आपको गैमीटोफाइट रखा हुआ है। अगर सिर्फ पूछता है गैमीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं गैमीटोफाइट। लेकिन यहाँ पर पूछा पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉलन ग्रेन फ्लावर केस में मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेल गैमीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है आपका पॉलन ग्रेन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मेल गैमीटोफाइट। इसकी वजह से यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलन ग्रेन में बी, कह रहा है पॉलन ग्रेन क्या हो सकता है? तो गैमीटोफाइट। यस, पॉलन ग्रेन गैमीटोफाइट तो है ही, मतलब गैमीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर तो हुआ ही करता। आर्टिकुलेटेड मतलब जुड़ा हुआ हो सकता है, और समटाइम ये सी ऑप्शन है आपका एलर्जेंट, मतलब समटाइम पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? एलर्जी। सारे स्पेसीज के नहीं, कुछ ऐसे स्पेसीज हैं प्लांट के जिनके पॉलन ग्रेन इस एलर्जी और अस्थमा जैसे डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी कॉज कर देते हैं, उनको कहते हैं एलर्जेन पॉलन। ठीक है, वो एलर्जी कॉज करने वाले हैं। जिसमें पार्थेनियम एक फेमस एग्जाम्पल है। पार्थेनियम एक ग्रास है जिनका पॉलन ग्रेन क्या करता है? अस्थमा और एलर्जी कॉज करता है। यानी पॉलन ग्रेन गैमीटोफाइट भी बन सकते हैं, पॉलन ग्रेन आर्टिकुलर जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और पॉलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। तो इतना होने का आपको पता ही चल गया होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। इधर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? सर मेगास्पोर मदर सेल उस सेल को कहते हैं जिस सेल से आप क्या बनाते हैं? मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो पहला लिखा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इज द मेगास्पोर कंटेनिंग कैविटी को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। दूसरा इज चलाजा। चलाजा आपके एम्ब्रायो सेक के एक इंड को कहते हैं। मेगास्पोर इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी मेगास्पोर किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, जिसमें मेगास्पोर की प्लुइडी एन होती है, यानी ये हैप्लॉइड हुआ करता है, जबकि मेगास्पोर मदर सेल डाइप्लॉइड होता है। और डाइप्लॉइड से कोई हैप्लॉइड सेल बना होगा तो किस प्रोसेस से बना होगा? मियोसिस से। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर अगर क्वेश्चन होता है व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो आप कहते हैं माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। प्रोसेस से मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी आपके डाइप्लॉइड होते हैं, यानी 2n होते हैं, और माइक्रोस्पोर भी आपके हैप्लॉइड हुआ करते हैं।
तो अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता तो माइक्रोस्पोर लगाना पड़ता, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है तो मेगास्पोर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, मेगास्पोर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म प्लांट द मेल गैमीट इज फाउंड बाय द डिवीजन। अब कह रहे हैं एंजियोस्पर्म के प्लांट में मेल गैमीट किस सेल के डिवीजन से बनते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आपको हमने 2 सेल बताया था, एक लार्ज सेल जिसका नाम आपने वेजिटेटिव सेल दिया, इसका छोटे वाले का जनरेटिव सेल। इसी जनरेटिव सेल के डिवीजन से क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। यही बात आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेल गैमीट जो है किस सेल के डिवीजन से बनते हैं। सर जनरेटिव सेल के डिवीजन के बनते हैं। देखिए जनरेटिव सेल आपका ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन आपका जनरेटिव सेल है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कई आदमी कंफ्यूज कर जाएंगे, सर माइक्रोस्पोर मदर सेल से तो मेल गैमीट बनना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल से सर माइक्रोस्पोर बनता है, और माइक्रोस्पोर ही कन्वर्ट करता है पॉलिन में, और पॉलिन के भीतर जनरेटिव सेल बनाते हैं मेल गैमीट को। इसलिए यहाँ पर बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन आपका जनरेटिव सेल है। इस बात को आप ध्यान देते हुए जब भी टिक लगाएंगे तो टिक लगाएंगे। कई बार आप माइक्रोस्पोर मदर सेल में टिक लगा देते हैं, ये सही ऑप्शन नहीं होता है। जनरेटिव सेल को लगाएंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 4 आपके दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो पढ़िए चारों स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है, एंथीरिडिया आर प्रेजेंट ऑन द एंथीरिडिया 4 ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। देखिए सर अब अच्छा किस्मत समझिए, अच्छा बात समझिए कि पहला ऑप्शन ही आपका गलत मिल रहा है। क्यों, एंथीरिडिया नहीं प्रेजेंट होते हैं किस पे, फीमेल थैलस पे, आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द आर्किगोनियो 4 ऑफ द फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। एंथीरिडिया तो मेल पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लिखना चाहिए तो मेल थैलस, तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ लिख दे फीमेल थैलस, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आप सोचेंगे सर 3 ऑप्शन को क्यों पढ़े, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कारा आपका कैसा प्लांट है, तो मोनोसिस प्लांट है आपका। डाइप्लोइड जाइगोट फॉर्म फीमेल गैमीट आफ्टर म्यूसिस। का डाइप्लोइड जाइगोट जो है गैमीट बनाता है म्यूसिस के बाद, ठीक है। जूस्पोर आर फॉर्म्ड इन द क्लाइमेडोमोनास। ये सब सारे ऑप्शन सही हैं आपके। इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो गलत ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ये वाला, ये ऑप्शन गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कह रहा माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखा इंडोथेसियम, टेप्टम, इपिडर्मिस और माइक्रोपाइल। अब याद कीजिए माइक्रोस्पोरेंजियम के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 4 लेयर के वॉल बने हुए होते हैं। जो सबसे बाहर होते हैं उसका नाम होता है इपिडर्मिस, आउटर का, तो आउटर लेयर होते हैं इपिडर्मिस। इनर, उसके अंदर जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, मिडिल लेयर, जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इसके अंदर जाएंगे तो आपको कौन मिलेगा, इंडोथेसियम, और सबसे अंदर में कौन मिलेगा आपको, टेप्टम। यानी ये तीनों किसके नाम दिए हुए हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर के वॉल के नाम दिए हुए हैं। जबकि माइक्रोपाइल आपका कुछ नहीं है, माइक्रोपाइल एम्ब्रायोसैक के इंड का नाम है। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है पार्ट आपके माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो बस ये डी ऑप्शन पार्ट नहीं है आपका। बाकी दीज 3 आर द लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की ये सब 3 लेयर के नाम लिखे हुए हैं, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हम देखिए फिर से एक क्वेश्चन रिपीट कर गया आपका, ये कौन सा सेल डिवाइड करता है तो मेल गैमेट बनाता है एंजियोस्पर्म के प्लांट में। अभी अभी आपको बताया पॉलन ग्रेन के भीतर प्रेजेंट जनरेटिव सेल आपके डिवाइड करते हैं तो आपके 2 मेल गैमेट बनाते हैं, इसलिए फिर से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जनरेटिव सेल। तो आपका यहाँ पर फिर से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, पीछे भी था और अभी भी आ गया। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एग एपरेटस। इसमें से कौन सा एग एपरेटस से नहीं जुड़े हुए होते, जरा एक बार इसको देखिए। अब देखेंगे आप एम्ब्रायोसैक के स्ट्रक्चर को, तो एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहता है जिसमें आपके ऊपर से 3 एंटीपोडल बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर में 3 एंटीपोडल सेल बने होते हैं, बीच में 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पर आपके एग बने हुए होते हैं और साथ में सिनर्जीड बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिनर्जीड को बना दिए, और सिनर्जीड के भीतर एक एपरेटस बने हुए होते हैं, इसके आप कहते हैं ऐसे ऐसे बने तो फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, ठीक। अब ये एग है आपका, ये सिनर्जीड है आपका, ये तीनों एंटीपोडल है आपका। तो अब अगर इसको देखें हम लोग तो ये आपका एंटीपोडल हो गया, ये आपका सिनर्जीड हो गया, ये आपके एग सेल हो गए। अब एग सेल और एग और सिनर्जीड को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। इसके अंदर एक जो मैंने येलो वाला स्ट्रक्चर बनाया इसका नाम फिलीफॉर्म एपरेटस है। इनको मिला के हम लोग कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं, एग एपरेटस, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एग एपरेटस, कौन सा इसमें से एग एपरेटस नहीं है। तो देखिए एग एपरेटस में आपके कौन कौन आए थे, सिनर्जिड आए थे, यस, एग आए थे, यस, फिलिफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड के भीतर रिप्रेजेंट थे, यानी ये 3 एग एपरेटस के पार्ट थे। कौन नहीं थे, तो एंटीपोडल सेल आपके नहीं थे। तो यहाँ पर बेस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल आपके एग एपरेटस के पार्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायोसैक इज, कह रहा है सेंट्रल सेल एम्ब्रायोसैक कैसा होता है। तो हमने अभी बनाया आपको पिक्चर, देखिए अभी पिक्चर बनाया, तो मैं सेंट्रल सेल बीच वाले सेल में जो न्यूक्लियस हुआ करते हैं वो कैसे हुआ करते हैं, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस का भी नाम देते हैं। तो कह रहा है सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रायोसैक में क्या हुआ करता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस हुआ करता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज थैलेमस इज द एडिबल पार्ट। अब देखिए फ्रूट की बात कर रहा है कि थैलेमस किसका पार्ट एडिबल है, तो थैलेमस को इसका पार्ट एडिबल है एप्पल का। एरिल होता है पार्ट एनोना का एडिबल, ठीक है, एनोना या लीची का एरिल पार्ट एडिबल होता है। ऑरेंज का प्लासेंटा होता है एडिबल, जूसी प्लासेंटा जो हम लोग खाते हैं ऑरेंज का पार्ट, वो प्लासेंटा वाला पार्ट होता है। और एप्पल का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, थैलेमस, जिसे बेस ऑफ द फ्लावर कहते हैं। ये सब फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसा फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से बन रहा है उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो कह रहा है थैलेमस किसका एडिबल पार्ट है, एप्पल का एडिबल पार्ट है। ये आप लर्न करेंगे, इससे आपको बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फ्लावर का या किस फ्रूट का कौन सा एडिबल पार्ट है। जनरली फॉल्स फ्रूट में ही आपको पूछा जाता है, इसीलिए आप उसको ध्यान देंगे और आप इसको अच्छे से याद करके रखेंगे। नेक्स्ट वन, व्हिच वन फॉर्म्स इंडोएस्पर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, कह रहा है कौन सा मेल गैमेट के साथ फ्यूज करने का इंडोएस्पर्म बनाता है। तो ये मेनली बात कहानी पूछ रहा है आपको एंजियोस्पर्म का, और आपको याद है एंजियोस्पर्म में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस हैप्लोइड हुआ करते हैं, ये फ्यूज करके बनाते हैं आपके डाइप्लोइड न्यूक्लियस यानी 2n वाले न्यूक्लियस। और 2n वाला न्यूक्लियस आपका फ्यूज करता है किससे, मेल गैमेट से कहिए, जनरेटिव सेल से कहिए, और तब बनाता है आपका एक 3n स्ट्रक्चर जिसे आप इंडोएस्पर्म कहते हैं। यही बात आपसे पूछा है कि इंडोएस्पर्म का जो फ्यूजन, इंडोएस्पर्म जो बनता है वो मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ, तो सर सेकेंडरी न्यूक्लियस का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको कौन सा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोजोम इन इंडोएस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखिए एंजियोस्पर्म के प्लांट में इंडोएस्पर्म का प्लॉइडी पूछ रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया, इंडोएस्पर्म का प्लॉइडी क्या आया था, 3n आया था। इंडोएस्पर्म कैसा बनता है, 3n। यही n याद कीजिए, हम लोग ने एक क्वेश्चन में करा है, n किसका ऑप्शन है आपका, जिम्नोएस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल है ये इसका इंडोएस्पर्म का, वो हैप्लोइड होता है, उसमें n मारेंगे। जबकि एंजियोस्पर्म जैसे पूछे, ध्यान देके देखते रहिएगा, आपको 3 यानी ट्राइप्लोइड मारना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एनिमोफिली द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंडेड, कह रहा है एनिमोफिली यानी इनसे विंड शेप पॉलिनेशन किस में नहीं पाए जाते हैं। सर विंड शेप पॉलिनेशन जो है ना मेनली मोनोकॉट के प्लांट में पाए जाते हैं, और आप सही से देखेंगे तो ग्रास, मेज एंड व्हीट ये तीनों को तीनों मोनोकॉट के एग्जाम्पल है, यानी तीनों में एनिमोफिली होने के चांस है। जबकि साल्विया डाइकॉट का एग्जाम्पल है, इसमें एनिमोफिली नहीं हुआ करेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपको पूछ दिया है। एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर या विंड पॉलिनेटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें विंड से पॉलिनेशन हुआ करता है। तो मोनोकॉट जनरली विंड से पॉलिनेशन हुआ करता है, तो ग्रास, मेज एंड व्हीट ये तीनों आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं मोनोकॉट के। जबकि साल्विया मोनोकॉट का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसमें जनरली विंड से पॉलिनेशन नहीं होगा, इसमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन हुआ करता है। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, तो एरिल इज द एडिबल पार्ट। अभी लास्ट पार्ट में हमने किया था, एरिल किसका एडिबल पार्ट था, एरिल था एनोना का एडिबल पार्ट। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट कर गया, वहाँ पर मैंने बताया भी आपको, वहाँ पर आपको एप्पल का पूछा था थैलेमस, यहाँ पर किसका पूछा, एरिल। एरिल किसका हो जाएगा, एनोना का। यही प्लासेंटा पूछता तो किसका मारते, ऑरेंज का मारते। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एनोना इज द एडिबल पार्ट, किसका, एनोना कौन सा एडिबल पार्ट है, एरिल आपका। यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट, एप्पल के लिए थैलेमस है और ऑरेंज के लिए फ्लेसी एंड जूसी प्लासेंटा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, और ए ऑप्शन पर करेक्ट हो गया। हाउ मेनी क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन इंडोएस्पर्म, देखिए कह रहा है इंडोएस्पर्म में कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट हुआ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नाम नहीं पूछा कि जिम्नोएस्पर्म के लिए पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म के लिए पूछ रहा है। अब आपको पता है कि जिम्नोएस्पर्म में ये हैप्लोइड होते हैं और एंजियोस्पर्म में ये डाइप्लोइड होते हैं, यानी दोनों ट्राइप्लोइड होते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये स्पेसिफाई करता हमें एंजियोस्पर्म का बताओ तो हम ट्राइप्लोइड बताते, जिम्नोएस्पर्म का पूछता तो हम हैप्लोइड बताते, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर बोथ ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल किस में पाया जाएगा। अब ओव्यूल के टाइप हैं, हालांकि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में डिस्कस्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ दिया है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल यानी सीधा ओव्यूल किस में प्रेजेंट हुआ करता है। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, ये आपके पॉलीगोनम टाइप का है, मतलब पॉलीगोनम एक प्लांट का नाम है, उसके केस में अगर आप देखेंगे तो जो ओव्यूल का टाइप है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप है आपका ओव्यूल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो गया, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अब कह रहे हैं इसमें से किसके पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। तो देखिए एंजियोस्पर्म के पास, जिम्नोस्पर्म के पास और टेरिडोफाइट के पास कैसा बॉडी होता है, तो डाइप्लॉइड बॉडी हुआ करता है, यानी 2n वाला बॉडी हुआ करता है, डाइप्लॉइड जिसे आप कहते हैं। और ब्रायोफाइट एक ऐसा प्लांट है जिसके पास जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, एन टाइप, यानी मतलब हैप्लॉइड टाइप है। ये बात आपसे पूछ रहा है कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसका हुआ करता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ब्रायोफाइट में क्या होगा आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हुआ करेगा। नेक्स्ट वन इज स्क्यूटेलम प्रेजेंट इन द सीड ऑफ द ग्रास इज कॉल्ड। अब स्क्यूटेलम क्या है, किसमें, ग्रास के सीड में। अब ग्रास का सीड, ग्रास एक मोनोकॉट प्लांट है, तो मोनोकॉट के प्लांट में जो स्क्यूटेलम जिसका नाम दिया हुआ है वो कौन है, कॉटिलीडन, ठीक है। अब उसके केस में 2 कॉटिलीडन हुआ करते हैं प्लांट के केस में, लेकिन मोनोकॉट के केस में एक ही, सॉरी डाइकोट के केस में आपके 2 कॉटिलीडन है, जबकि मोनोकॉट के केस में एक ही कॉटिलीडन है। उसी कॉटिलीडन का नाम क्या हुआ करता है, स्क्यूटेलम हुआ करता है। एक कॉटिलीडन मोनोकॉट के केस में रिड्यूस कर गए यानी खत्म हो गए हैं, और उसका नाम हम लोग इपीब्लास्ट देते हैं, जो बचे हुए हैं उसका नाम स्क्यूटेलम देते हैं। तो कोई पूछ रहा है कि स्क्यूटेलम आपका किसका पार्ट है, ग्रास का, सॉरी स्क्यूटेलम ग्रास के सीड में कौन सा पार्ट को बता रहा है आपका, तो कॉटिलीडन वाले पार्ट को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर लिया आपके इस चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। आप लोग हमारे साथ सॉल्व किए, आप एक बार फिर से इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, रिवाइज भी करेंगे। हम लोगों ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी आपको वहाँ हमने एक्सप्लेन भी करा है उस टॉपिक के साथ, तो आपको क्या होगा, उस टॉपिक के भी थोड़ी बहुत रिवीजन हो गई और आपके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। चैप्टर को रिवाइज करिए। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3rd चैप्टर के लेकर ऑब्जेक्टिव को आएंगे। उसको शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, आप भी पढ़िएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू।